चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक स्टार्ट किया था और एक मैंने आपको एग्जाम्पल समझाते हुए बताया था, वाटर वाला एग्जाम्पल, कि कैसे उसमें लिमिटिंग रिएजेंट हम निकालेंगे और उस लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से ही फिर हम प्रोडक्ट बनाते हैं कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो उसके बारे में लिखेगा, कुछ लिखे नहीं थे ना? हाँ लिखो। The reactant which reacts completely in the reaction, the reactants which reacts completely in the reaction, the reactants which reacts completely in the reaction is called the limiting reagent, is called the limiting reagent, is called the limiting reagent. And the one which is not consumed completely, and the one which is not consumed completely, and the one which is not consumed completely is called excess reactant, is called excess, EXCESS, excess reactant, is called excess reactant, full stop. In this case, the amount of product formed, in this case, the amount of product formed depends upon the reactant. जब भी ऐसा होगा कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट है, कोई एक्सेस में है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट के क्वांटिटी पर. इन दिस केस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड देन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट which has reacted completely, which has reacted completely. That is the limiting reagent, that is the limiting reagent, that is the limiting reagent. ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था, उसको लिख भी लेते हैं. लिखो नीचे क्वेश्चन. 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन react with 29 gram of oxygen. 3 gram of hydrogen react with 29 gram of oxygen to form water, to form water, to form water. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. ए, which is the limiting reagent, which is the limiting reagent. reagent की जगह reactant भी लिख सकते हैं ना, चलेगा. which is the limiting reagent. सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट. सेकेंड है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड. कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड. कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड. एंड द थर्ड वन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड. कैलकुलेट द amount of reactant left unreacted. Calculate the amount of reactant left unreacted. अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, गिवन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 2.016. इसको लेके सॉल्व करना है, मतलब आप 2 लेके सॉल्व नहीं करोगे. क्वेश्चन में अगर ये दिया है तो यू हैव टू टेक दिस ओनली, है ना. देखिए आंसर उसके हिसाब से आएगा. फिर आप 2 लोगे तो आंसर में थोड़ा वेरिएशन होगा, उससे नंबर कट सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है इसलिए. ठीक है, चलो ट्राई करो, जल्दी बनाओ इसको. पहले तो रिएक्शन लिखेंगे वाटर का, वो रिएक्शन से ही पता चलेगा रेशियो कि कितना कितना रिक्वायरमेंट है.
लिखे रिएक्शन। टू एच टू, वो भी बैलेंस इक्वेशन ना, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। उस हिसाब से 4.032 ग्राम रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तब जाकर के बनेगा 36.032 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमें पता है, राइट। अब 3 ग्राम को क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी? जब इसको 4.032 के लिए मुझे 32 चाहिए, तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन चाहिए होता? 32 अपॉन 4.032 इंटू 3। अगर ये 29 आया तो लिमिटिंग रीजन कोई नहीं है, पर अगर 29 से ज्यादा आया या कम आया तो फिर कोई एक लिमिटिंग रीजेंट होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। ये हो जाएगा आपका 6 and 3 है ना, 96,000 डिवाइडेड बाय 4032, तो 2 टाइम्स में जाएगा 4608। वन 1536, एक जीरो और ले आते हैं नीचे, ये जाएगा अराउंड 3 टाइम्स में। 3 2 6, 3 3 9, 3 0 0 and 3 4 12। Remainder will be 4 6 2 and 3। और एक और ले लेते हैं बस लास्ट, ये कितने टाइम में जाएगा? अराउंड 8 टाइम्स में। 23.8 ग्राम चाहिए था, है ना, बट मैंने तो आपको 29 दिया है, मतलब ऑक्सीजन एक्सेस में है, हाइड्रोजन लिमिटिंग है। 3 ग्राम, जैसे ही 3 ग्राम आया ना, तो 3 ग्राम 23.8 से रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन खत्म, और अभी भी आपके पास ऑक्सीजन बचा हुआ है। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था अपन ने? व्हाट इज द लिमिटिंग। यहां से अपन ये प्रूव कर देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे नीचे? हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रीजन। लिख लो, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट, पानी कितना बनेगा? इन दोनों के हिसाब से ही बनेगा पानी। तो 2 तरीका निकालने का, एक इजी तरीका, आप डायरेक्टली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ऐड कर दो। 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन का रिएक्ट किया है? 23.8, सीधा ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा? 26.8। या फिर अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ, तो आप अपने बेसिक से चलो कि 4.032 ग्राम हाइड्रोजन 36.032 ग्राम वाटर देता है, तो 3 ग्राम कितना देगा? उसके लिए 36.032 डिवाइडेड बाय 4.032 इंटू 3। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, पर आंसर वही आएगा जब आप इन दोनों को ऐड करके करोगे, दैट इज 26.8। ये आएगा 26.8 ग्राम, इतना पानी बनेगा, 26.8 ग्राम। ठीक है, एंड लास्ट क्या पूछा? थर्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। ऑक्सीजन बचा है, एक्सेस वाला कौन है? ऑक्सीजन है ना, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट लिया कितना था आपने? 29। यूज कितना हुआ है जी? माइनस, हाँ, -23.8, तो कितना बचा ये? 5.2 ग्राम। 5.2 ग्राम, समझ गए क्या? पलक, वसुधा, शशांक, प्रियांशी, समझ में आया? चलो, यस सर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का, लिमिटिंग रीजन का। लिखेंगे क्वेश्चन, 50 kg ऑफ नाइट्रोजन गैस, 50 kg ऑफ नाइट्रोजन गैस, 50 किलो, 50 kg of nitrogen gas and 10 kg of hydrogen gas
and 10 kg of hydrogen gas are mixed to produce ammonia. Are mixed to produce ammonia, NH3. Ammonia क्या होता है? NH3. Full stop. Calculate the ammonia formed. Calculate the ammonia formed. मतलब amount of ammonia formed. Calculate the amount of ammonia formed. Full stop. Identify the limiting reagent. Identify the limiting reagent. Identify the limiting reagent in this production. In this production. Identify the limiting reagent in this production. ठीक है, गिवन है आपको 50 kg नाइट्रोजन गैस एंड 10 kg हाइड्रोजन गैस. बताना है अमोनिया कितना बनेगा. तो अगर आप ये अभी तक अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पढ़ रहे होते तो हम सीधा बोल देते सर 60 kg बनेगा. 50 किलो, 10 किलो, 60 किलो. ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है. हम जब भी, वो हमारा लॉ है ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि जब भी कंपाउंड बनेंगे उनका रेशियो बाय मास हमेशा फिक्स होता है. तो हर आपके 17 ग्राम अमोनिया में, अमोनिया क्या होता है आपका? NH3 होता है. ऐड करने पे मास कितना आएगा? 14 + 3 17 ग्राम. तो हर 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन है और 3 ग्राम हाइड्रोजन है. और ये रेशियो फिक्स है 3:14 का. जैसे वाटर में वो रेशियो 1:8 का फिक्स है, वैसे ही यहां पे भी वो रेशियो फिक्स है. ठीक है, तो पहले तो हम लिखेंगे क्या? बैलेंस इक्वेशन. देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन. N2 + H2 gives you NH3. बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हमें सामने 2 लगाना पड़ेगा. बट ऐसा करने से हाइड्रोजन 6 हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस इक्वेशन 28 ग्राम, यहां रखेंगे 14 मत लिख देना, N2 है ना, तो N2 2 N है तो 2 × 14 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तब जाके बनाएंगे 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. ये हमारा रेशियो है. ये बेसिक है, इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते. ये क्वांटिटी तो मैं आपको कुछ कितना भी दे सकता हूं, बट ये चीज कभी चेंज नहीं कर सकते कि एवरी 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तभी दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे. ठीक है, तो आप देख लो 50,000 किलो को कितना नाइट्रोजन चाहिए था. मैंने आपको क्या बोला कि 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए. आपको तो मैंने 50 किलो दिया. 50 किलो मतलब 50,000 ग्राम. तो 50,000 ग्राम नाइट्रोजन को कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, वहां से हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी. तो चलो सॉल्व करते हैं उसके लिए कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. Therefore 50,000, 50 किलो मत लेना क्योंकि अपन ग्राम में डील कर रहे हैं, कन्वर्टेड इनटू ग्राम. तो 50,000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स, क्या बाय क्या इंटू क्या करूं? हाँ, 6/28 इंटू 50,000. अब बताइए ये क्या आ रहा है. अगर ये 10,000 आया, जो कि नहीं आएगा, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, बराबर दिया हुआ है, पर वो 10,000 आएगा नहीं. अब आपको बताना वो 10,000 से कितना आएगा ज्यादा. ऊपर 30,000 है और नीचे 28 है. 30,000 नहीं, 3 लाख, और नीचे 28 है. डेफिनेटली ये 10,000 से तो ज्यादा ही आ रहा है. 10,714.28 ग्राम आ रहा है. आप लोग का ऑनलाइन जो है चारों, यस सर. बना भी रहे हो कि नहीं?
इतना ग्राम हाइड्रोजन देना चाहिए था मुझे, पर मैंने कितना दिया है? 10,000 ग्राम, यानी हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो लिख देंगे नीचे, क्योंकि पूछा ना आपसे क्वेश्चन में विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिख देंगे हियर हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। हियर हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब अमोनिया कितना बनेगा ये बता दो बस मुझे, किलो में चाहिए मुझे, है ना? किलोग्राम में बताएंगे कितना किलो अमोनिया बनेगा। पहले ग्राम में निकालो, बाद में उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में आ जाएगा। ठीक है, पहले ग्राम में ही निकालो। प्रोडक्ट की क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है? जो लिमिटिंग रिएजेंट है, नॉट ऑन द एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा उसके ऊपर प्रोडक्ट की फाइनल क्वांटिटी डिपेंड करेगी। है 60 पॉइंट, कैसे पॉसिबल है वो? इतना तो मैंने आपको दिया ही नहीं है। 50 और 10 60 किलो तो मैं दिया हूं, और आपका 60.7 आ रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप वायलेट कर दिए, कि मास ऑफ रिएक्टेंट 60 केजी, मास ऑफ प्रोडक्ट 60.7 केजी। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या बाय क्या इंटू क्या कर रहे हो? 6 ग्राम 34 ग्राम बनाता है, तो 10, आप 10,714 से तो नहीं कर रहे हो? वाह, आपको मैं ये दिया हूं क्या? आपको तो मैंने ये दिया है, तभी तो मैं बोलूं कैसे आ रहा है ज्यादा। अरे ये तो हम देखो, सुनो इधर भव्या, हम तो ये निकाल रहे थे ना कि रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी। 50,000 को ये आइडल रिक्वायरमेंट है, आप इतना देना चाहिए था मुझे, पर आपने तो ये दिया है, तो बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग ना। तो 10,000 ग्राम के लिए हमें चाहिए 34/6 इंटू 10,000। किसी का आंसर आया क्या भाई? इतना टाइम क्यों लग रहा है? इस इजी है कैलकुलेशन तो। 6, सब आप लोग भी 10,714 लेके बना रहे थे क्या चारों जन? वसुधा, प्रियांशी, पलक, सर शशांक। 6.6। 56.6। हाँ ये चलता रहेगा ना। 56.6 केजी, 56.6 केजी आ रहा है बाकी तीनों का। प्रियांशी, पलक, सॉरी प्रियांशी, शशांक, यस सर। वसुधा, कर रहे हो क्या? यस सर। कहाँ, कहीं बाहर वार हो क्या वसुधा आप? कि रायपुर में ही हो? आउट ऑफ स्टेशन हूँ सर। ओके। आया, समझ गया ना गलती? चलो ठीक है। एक क्वेश्चन और ना ऐसी लिमिटिंग एजेंट का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहां लिख रहा हूं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 23 है। A प्लस B2 गिव्स AB2। ऐसी ए और बी आपके हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स है ना, कोई ए और बी नाम के एलिमेंट होते नहीं है। जैसे हमने कंसिडर कर लिया कि लेट ए एंड बी आर द टू एलिमेंट्स in the reaction. A plus B2 gives AB2. Identify the limiting reagent if any. Identify the limiting reagent. Identify the limiting reagent if any. मतलब जरूरी नहीं कि हो, होगा तो बताना, नहीं होगा तो छोड़ देंगे।
अलग अलग केसेस दिए। पहला केस है 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे मास के टर्म्स में नहीं दिया हुआ चीज है ना, सीधे दी हुई है एटम और मॉलिक्यूल के टर्म्स में। सेकेंड क्वेश्चन है इसी का ही, 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। सी है 2 मोल ऑफ ए, नहीं ये तो वही सेम हो गया, 100 atoms of A, 100 atoms of A plus 100 molecules of B, 100 molecules of B। B है हमारा 5 मोल ऑफ A, 5 मोल A plus 2.5 मोल B, एंड लास्ट उल्टा 2.5 मोल A प्लस 5 मोल B। तो ये 5 केसेस आपको दिए हुए हैं। इन पांचों केसेस को स्टडी करना है ऊपर का रिएक्शन देख करके, और बताना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन नहीं है, कौन एक्सेस है, या कोई ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट ना हो। इससे तो इफ एनी लिखा है कि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको लिमिटिंग रिएजेंट मिले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, आपके पास 300 एटम ए के दिए गए हैं और मॉलिक्यूल बी के 200 हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन हर एक एटम ए को एक मॉलिक्यूल बी का चाहिए, है ना। बी का मॉलिक्यूल मतलब B2 ही बोल रहे हैं अपन, है ना। तो हर एक एटम को एक मॉलिक्यूल चाहिए, उस हिसाब से 300 एटम के लिए 300 मॉलिक्यूल होने चाहिए थे, यानी कि बी आपका लिमिट है। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। पर देखो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अपन सिर्फ इतना लिख के नहीं छोड़ेंगे, जो मैंने अभी बोला वो आपको लिखना भी है। क्या बोलेंगे, क्या लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 1 atom of A requires 1 molecule of B. Now in the question we have 300 atoms, है ना, so 300 molecules should be given। तो ये 200 है मतलब B कम दिया हुआ है, तो B is the limiting reagent। In other words आप बोल सकते हो A is in excess, A is in excess। ठीक है, चलिए ऐसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन करिए जल्दी से। सेकेंड मोल के टर्म्स में दिया हुआ है, हाँ जी, ये क्या 2 मोल ऑफ ए है और 3 मोल ऑफ बी है, हाँ अगेन ए। सेकेंड पार्ट में आपका ए हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। या बी एक्सेस, है ना, क्योंकि अगेन 1 मोल को 1 मोल चाहिए, है ना, तो 2 मोल को 2 मोल चाहिए, 3 मोल बी को 3 मोल ए चाहिए था, पर आपके पास ए तो 2 मोल ही है, तो लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, व्हाट अबाउट सी, सी का कोई बताओ तो वहां से ऑनलाइन। सर नंबर नॉन लिमिटिंग रिएजेंट, हाँ सर नॉन लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल चाहिए था ना, हर एक एटम को एक मॉलिक्यूल चाहिए था, सॉरी। तो यहाँ पे आपके पास 100 एटम भी है और 100 मॉलिक्यूल भी है, तो थर्ड वाले केस में नो लिमिटिंग रिएजेंट, नो लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए नेक्स्ट डी में देखो, हाँ डी में आपका बी है और ई में आपका ए है, ठीक है। डी का आंसर हो जाएगा बी और ई का आंसर है ए, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। समझ गए क्या? आपकी बुक में देखो तो कोई और क्वेश्चन है क्या, क्योंकि इनके में आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.24 भी ट्राई करोगे, है ना, वो लिमिटिंग रिएजेंट का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का
1.24, ये भी आपका लिमिटिंग रीजन का ही क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा, है ना। बाकी हमने इतने तो कर लिए लिमिटिंग रीजन वाले क्वेश्चन। है टॉपिक दिया है, ये दोनों ना, आप ये दोनों ट्राई करना, ठीक है। इसमें कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी दिए होंगे शायद, शायद में भी। ठीक है, ये दो तो ट्राई करना आप, है ना, ये दोनों। कुछ डाउट होगा तो पूछेगा मुझसे फिर, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशंस। मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशंस, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशंस। अभी तक अपन सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहे थे, है ना। सॉल्यूशंस होते क्या है, 9th क्लास में पढ़ते थे अपन, 9th 10th में। सॉल्यूशंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, हमें क्या मिलता है, एक सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है, हम उसको सॉल्यूट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमें ये बताता है कि हाउ मच सॉल्यूट इज एडेड इन योर सॉल्यूशन। जैसे अगर आप 2 ग्लास शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो, तो आपने 1 चम्मच शक्कर डाली एक ग्लास में और दूसरे में 2 चम्मच डाल दी, तो कौन ज्यादा मीठा लगेगा, सेकंड वाला, क्योंकि उसके अंदर शुगर यानी कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। सॉल्यूट क्या होता था, जिसको अपन स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, दैट इज योर सॉल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है, दैट इज योर सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे पहचानते हैं अपन इसको। और आपने ऑलरेडी क्लास 9th 10th में 2 टर्म्स पढ़े हुए हैं इसके, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। सुना है कभी मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज? नहीं, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे पास 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है। व्हाट डज दिस मीन? ये तरीका होता है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताने का। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 100 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है एंड रेस्ट 90 ग्राम वाटर है। ये होता है इसका मीनिंग मास में। तो मास परसेंटेज निकाला कैसे हमने इसका? मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और सिंस परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100। तो आप देखो ना, इसी वाले को सॉल्व करके 10% आंसर आएगा। 10 अपॉन 90 नहीं करेंगे, वो तो 90 तो सॉल्वेंट का मास है, मैं तो नीचे सॉल्यूशन का मास लिखा हूं। तो 10 अपॉन 90 प्लस 10 इंटू 100, दैट विल बी 10%। ठीक है, चीजें अगर लिक्विड फॉर्म में दी हुई है तो अपन वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। जैसे ये मास बाय मास का रेशियो है, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो। समझ में आ रहा है क्या ये? आप चारों क्लियर हुआ, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज? Yes, sir. तो दीज आर द 2 मेथड्स जो आप लोग क्लास 9th में पढ़ते थे फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आइदर वी कैन यूज मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो जब भी ऐसा परसेंटेज में देना, सबसे इजी तरीका होता है कि आप 100 ग्राम एज्यूम कर लो, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना इजी होता है।
100 का 1% 1 होता है, 100 का 5% 5 होता है, 100 का 7% 7 होता है, 100 का 63% 63 होता है। तो वो इजी हो जाता है। तभी तो अपन ने जैसे 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया मैंने, तो अपन तुरंत एज्यूम कर लिए कि लेट्स एज्यूम कि आई हैव 100 ग्राम ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो 10% के हिसाब से 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया, रेस्ट 90% पानी है, 90 ग्राम पानी है। अब उसी रेशियो में आप करो ना कि नहीं सर मेरे पास 100 नहीं, मेरे पास 500 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन है इसी वाले का, तो आप 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो सबको। 50 ग्राम उसमें ग्लूकोज डला होगा और बाकी आपका 450 ग्राम उसमें पानी होगा। अब उस रेशियो को आप किसी में भी लेके जा सकते हो, पर 10 में परसेंटेज निकालना इजी होता है। वैसे भी 50 का भी 500 का 50 इज 10% ओनली। ठीक है, तो यही आपका अभी मोल कंसेप्ट का लिखने का मतलब क्यों है, क्योंकि अभी तक जो अपन 9th क्लास में पढ़ते थे ना, वो मास का रेशियो होता था या वॉल्यूम का रेशियो होता था। अब हम मोल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। दोस मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू मोल, यस और नो? 10 ग्राम ग्लूकोज को मोल में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? इफ यस, मुझे बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। 10 ग्राम ग्लूकोज का मतलब कितना मोल? इज माई क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? 10 ग्राम ग्लूकोज का मतलब कितना मोल? अब तो हम मोल कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। 9th में हम बस मास मास पढ़ते थे, इसलिए मास परसेंटेज था। अब हम मोल पढ़ चुके हैं, तो हम चीजों को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट 10 ग्राम ग्लूकोज इनटू मोल। मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ आप चारों को जो ऑनलाइन है? हो गया, आपको समझ में आया? 10 ग्राम ग्लूकोज मतलब कितना मोल ग्लूकोज है मेरे पास? फ्रैक्शन में बता दो, डोंट डू कैलकुलेशन। फिर से करो। वो 6.022 का कोई रोल नहीं है भव्या इसमें। आप समझो, मैं ग्लूकोज के बारे में अगर आपने वो लाइन लिखी है, मैं मौलिक, वाह ऐसा थोड़ा होता है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मतलब होता है आपके पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, नो डाउट, बट मैं आपसे मॉलिक्यूल पूछ ही नहीं रहा हूं। उसका टोटल मास कितना होता है ये निकाला किसी ने? मोलर मास सर 180 ग्राम्स। 180 ग्राम। बस आपको ये दोनों को पकड़ना था और कुछ नहीं। यही तो है मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन। कितना? हाँ वो 10/180, जीरो से कैंसिल। तो कितना आएगा नंबर ऑफ मोल? आई हैव 10/180 मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, दैट इज 1/18 मोल। किसी को डाउट है ऑनलाइन में तो पूछिए अभी तुरंत। प्रियांशी, शशांक, वसुधा, कुछ रिप्लाई नहीं आया आप लोगों की साइड से? टिल नाउ वी वर स्टडिंग ओनली मास, तो हम मास के एस्पेक्ट में ही बात कर रहे थे। बट अब तो हमने मोल पढ़ लिया है ना, तो हम हर के ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट उस ग्राम को आपको उसके मोलर मास से डिवाइड करना है। तो अपन पढ़ते थे ना उसमें भी एम्पिरिकल फॉर्मूला में आपको अलग अलग चीजों के मास दिए हुए थे, हम टेबल में उनका मोल निकालते थे कि नहीं? कैसे निकालते थे? जस्ट बाय डिवाइडिंग द गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास, देखो ये फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स which is represented by small n is nothing but given mass, जो भी आपको मास दिया हुआ है, अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको ऐसे याद नहीं आ रहा है ये लाइन से, तो गिवन मास क्या होता है? स्मॉल m को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास के लिए स्मॉल m यूज करते हैं, और मोलर मास कैपिटल M होता है। तो n इज इक्वल्स टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। कुछ कुछ बुक में आपको ये फॉर्मूला दिखेगा, है ना? स्मॉल n इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, जहां पे n मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m मतलब मास इन ग्राम, एंड मोलर मास कैपिटल M। चलो एक और करते हैं। मेरे पास 4 ग्राम NaOH है, यानी मेरे पास कितना मोल NaOH है? जल्दी बताइए। आई वांट आंसर फ्रॉम प्रियांशी। प्रियांशी इसका आंसर बताओगे? कुछ डाउट है तो पूछिए। I have 4 gram of NaOH with me. How many mole of NaOH is with me? ये याद होना चाहिए, है ना? सोडियम होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16,
एंड हाइड्रोजन इज 1। ये याद करोगे, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा भव्य आपसे मैं। 4/6, 4/39, 4/39, 39, 4/41, 39. 4/39 कैसे आ रहा है? ऑप्शन को छोड़ दिए, हाइड्रोजन को छोड़ दिए क्या? सर 0.1 मोल। हाँ प्रियांशी, क्या किए हो? मैं आपको अच्छे नंबर्स दे रहा हूं ताकि आपका आंसर अच्छा है। आप तो कॉम्प्लिकेटेड कर दिए उसको, 4/39। नहीं तो 4 ग्राम NaOH कोई लेता है क्या? क्यों लिए हाँ, 4 सर। ग्राम? क्योंकि मुझे पता था कि NaOH का मास 40 होता है, तो आप 4/40 करते तो आंसर 1/10 यानी कि 0.1 मोल आता। आप तो उसको कॉम्प्लिकेट कर दिए 4/39 करके। समझेगा गलती प्रियांशी? Yes, sir. एक और करते हैं। आई हैव 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज। I have 34.2 gram of sucrose. Convert it into mole. सुक्रोज क्या होता है? C12, C12H22O11. This is also known as cane sugar, है ना? कुछ कुछ बुक्स में केन शुगर भी लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे, वही चीज है। केन शुगर एंड ग्लूकोज आर सेम, सॉरी केन शुगर एंड सुक्रोज आर सेम। इसी सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस करने पर हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, C6H12O6। किसी का आया? Sir, Sir, 0.1. 0.1। 342 आता है इसका मास, है ना? 34.2 अपॉन 342, अगेन वही 0.1 मोल। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है ना। अभी हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, उसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालते आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो पहले अपन वो पुराना वाले दोनों रिवाइज करते हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, फिर नए वाले में आएंगे। तो हेड डालिए, फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपन इसमें, मोल कंसेप्ट के इन सॉल्यूशन में ही है, पर पहला पढ़ेंगे मास परसेंटेज। चलिए मास परसेंटेज, पहला टर्मिनोलॉजी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मास परसेंटेज। इसको जल्दी पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसको डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेते हैं, चलो नीचे लिखना, मास परसेंट इज इक्वल्स टू, मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, है ना? तभी परसेंटेज में आएगा, वरना वो तो फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड लिखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। इनका कोई यूनिट नहीं होता ना, क्योंकि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय मास का रेशियो है। वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। थर्ड आया, थर्ड हमारे लिए नया रहेगा। थर्ड लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। थर्ड इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। देखो एज द नेम सजेस्ट, अच्छा मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं अपन एक्स से, है ना? एज द नेम सजेस्ट, मोल्स का फ्रैक्शन निकालना है। मतलब अगर आपके टोटल सॉल्यूशन, अगर आपका मान लीजिए सॉल्यूट को आपने 2 मोल लिया, 2 मोल ऑफ सोल्यूट लिया, लिखना मत इसको, मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा। आपने लेट्स से 2 मोल सोल्यूट लिया और सॉल्वेंट आपने 4 मोल लिया, ठीक है? इनको मिक्स कर दिए, टोटल आपका 6 मोल बन गया। अब मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन या व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर सॉल्यूट। हाँ 2/6, वेरी गुड। क्या हुआ? 2/6, यही तो है मोल रेशियो। कोई मल्टीप्लाई मत करना 100 से, बोलना वो तो परसेंटेज हो जाएगा। तो ये जो निकला है ना, ये आपके सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। और इसका कितना होगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन? हाँ 4/6।
4/6। समझ गए क्या? मतलब हमने अभी भी यही किया जो आपने ऊपर मास बाय मास किया ना, अभी मैंने वही किया, बस मोल बाय मोल किया हूं और इनटू 100 नहीं किया हूं, क्योंकि मैं परसेंटेज नहीं लिखा हूं, मैंने फ्रैक्शन लिखा है। तो जो काम अभी आपने मास मास के साथ किया ना, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, वैसे ही मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूशन, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, आपको वो मोल का फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलो उसको डिफाइन करते हैं, नीचे लिखना। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, the mole fraction of any component, the mole fraction of any component in the solution is equal to the mole fraction of any component in the solution is equal to the number of moles of that component, is equal to the number of moles of that component, a mole fraction of any component, किसी भी component है कि solute या फिर solvent, the mole fraction of any component in the solution is equal to the number of moles of that component divided by the total number of moles, divided by the total number of moles of all the components, divided by the total number of moles of all the components, total number of moles of all the components। x लिख लियो ना, it is denoted by x, है ना। और नीचे लिखेंगे for a solution containing, एग्जांपल लेते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, for a solution containing, for a solution containing n1 number of moles of solvent, for a solution containing, पहले n2 लिखना, n2 moles of solute in n1 moles of solvent, आपने solute का नंबर ऑफ मोल कितना लिया n2, solvent का नंबर ऑफ मोल कितना लिया n1, for a solution containing n2 number of moles in n1 number of solvent, mole fraction, नीचे लिखेंगे फॉर्मूला, mole fraction of solute, जिसको अपन x2 बोलेंगे, क्योंकि आपने मोल solute के मोल को n2 बोला है, तो उसके मोल फ्रैक्शन को x2 बोलेंगे, इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विच इज x1 इज n1 अपॉन n1 प्लस n2, n1 अपॉन n1 प्लस n2। और एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी अपन यहां निकाल सकते हैं, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो x1 प्लस x2 क्या आएगा? What will be x1 plus x2 if I am adding both this equation? क्या मिलेगा मुझे राइट साइड में? कितना टाइम? 1 1 क्या सोच रहे थे भव्या? एलसीएम दोनों का n1 प्लस n2, ऊपर n1 प्लस n2 डिवाइड करेंगे तो 1 खत्म। और आना भी चाहिए ना, क्योंकि इस सॉल्यूशन में इन दोनों के अलावा तो कोई है ही नहीं, तो ऐड करके तो 1 ही आएगा फ्रैक्शन में, परसेंटेज में 100% आएगा। ठीक है, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x2 ऊपर निकाल चुके हो, इफ यू हैव फाउंड x2, तो वापस से x1 के लिए ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यू सिंपली कैन सब्ट्रैक्ट x2 फ्रॉम 1, तो x1 निकल जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? If you know the mole fraction of any one component out of the two, for finding the mole fraction of second component, आप 1 से माइनस कर दो उसके पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को, तो आपको सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। एंड दिस फॉर्मूला इज नॉट जस्ट लिमिटेड फॉर 2 कंपोनेंट। अगर आपके सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, आप सॉल्वेंट एक ले रहे हो पर उसके अंदर 2 सॉल्यूट डाल रहे हो, जैसे नींबू पानी हो गया, नींबू पानी में 2 सॉल्यूट डल सकता है, नींबू भी डलेगा, शक्कर भी डलेगा, नमक भी डलेगा, तो 3 कंपोनेंट हो गए सॉल्यूट ही, और पानी तो रह गई, तो वहां पे आपके 4 कंपोनेंट हो गए। 3 कंपोनेंट होगा तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला? x1 प्लस x2 प्लस x3 विल बी इक्वल टू 1। इंडिविजुअल का क्या लिखोगे? n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3,
सिमिलरली x2 के लिए n2 अपॉन सेम रहेगा और x3 के लिए n3 अपॉन सेम रहेगा। क्लियर है ये? तो दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड फॉर 2, हम अगर बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन भी है तो हम सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन हुआ। चलिए एक और क्वांटिटी लिखते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन, सॉरी एक और क्वांटिटी, ये नंबर 4 होगा। लिखेंगे मोलैरिटी, मोलैरिटी MOLARITY, ये सब मोल वाले आ गए हमारे। मोलैरिटी, इसके पहले भी मोल फ्रैक्शन था, मोल 1 आ गया था, अब मोलैरिटी, इसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल M से, मोलैरिटी, कैपिटल M, मोलैरिटी। डेफिनेशन लिखना इसकी, it is defined as the number of moles of solute, it is defined as the number of moles of solute, number of moles of solute present per liter of the solution, present per liter of the solution, moles of solute present पर लीटर, लीटर को डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, है ना? तो पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एम से। फॉर्मूला लिख लो, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, या फिर डेसीमीटर क्यूब, बोथ आर सेम, डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर्स। ये मोलैरिटी हो गया। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? देखो अभी तक जो अपन तीनों टर्म पढ़े थे उनके यूनिट्स नहीं थे, क्यों? मास बाय मास का रेशियो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो, मोल बाय मोल का रेशियो, सब कैंसिल हो जा रहा था, ऑल वर यूनिटलेस। बट ये तो यूनिटलेस नहीं होगा, ऊपर क्या है? मोल, और नीचे क्या है? लीटर। तो यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर। यूनिट लिख लो इसकी, यूनिट इज मोल पर लीटर। और चाहो तो मोल फ्रैक्शन वाले में लिख सकते हो, it is unitless quantity, it is unitless quantity, mole fraction is a unitless quantity, but molarity का यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, एंड लास्ट हम लिखेंगे फिफ्थ, मोलालिटी, मोलालिटी, वो मोलारिटी था, ये लिटी है। इसको डिनोट करेंगे स्मॉल m से, दैट इज कैपिटल M, ये स्मॉल m है। डेफिनेशन लिखिए इसका, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kg of solvent, या पर केजी सॉल्वेंट भी लिख सकते हो। डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला लिखना, ऊपर का न्यूमरेटर सेम रहेगा। यहां पर क्या था? पर मोलैरिटी में वॉल्यूम था किसका? सॉल्यूशन का, लीटर में। अब यहां क्या होगा? वॉल्यूम की जगह हो जाएगा मास, सॉल्यूशन की जगह हो जाएगा सॉल्वेंट, और लीटर की जगह हो जाएगा केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर केजी, यूनिट मोल पर केजी इज द यूनिट, मोल पर केजी इज द यूनिट। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेट द molarity of, calculate the molarity of NaOH solute है in the solution prepared by dissolving 4 gram of NaOH in water
to form 250 ml of solution. आपको निकालनी है मोलैरिटी. सबसे पहले तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख डालो. क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमें नहीं दिया है, हमें मास दिया है सॉल्यूट का 4 ग्राम. आपने 4 ग्राम NaOH को इतने पानी में डाला कि ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया? 250. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. नीचे हमारे पास वॉल्यूम तो है बट वो लीटर में नहीं है. कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर देना 250 को, बट ये निकालना पड़ेगा. अभी निकाला था हमने 4 ग्राम NaOH, 0.1 आ रहा था. फॉलो कर रहे हैं क्या? 4 ग्राम NaOH इज इक्वल्स टू 4/40, दैट इज 0.1 मोल NaOH. ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको मोल में. अब पुट कर दो यहां पे. तो मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइडेड बाय 250 अपॉन 1000. दैट विल बी, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 100 अपॉन 250 हो जाएगा. 0.1 है ना ऊपर, एक 0 कैंसिल, तो हो जाएगा 2/5. दैट विल बी 0.4 मोल पर लीटर. या अपन कभी कभार कुछ क्वेश्चन में आपको कैपिटल M लिखा हुआ भी दिखेगा, मोल पर लीटर की जगह कैपिटल M भी अगर लिखा हुआ है 0.4 M, तो समझ जाएंगे वो मोलैरिटी है 0.4 M. ठीक है, बना क्या क्वेश्चन तारों से? प्रियांशी, पलक, शशांक, वसुधा? Yes. यस सर. ठीक है, तो ये हमारे 5 टर्म हो गए. एक क्वेश्चन हमने आज किया है. नेक्स्ट क्लास में इन्हीं 5 टर्म्स के कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे अपन. ठीक है, चलिए, थैंक यू. सर मोलैरिटी और मोलैलिटी के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं?